उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, फिर भी उन पर मुकदमा चला। सोचने वाली बात है ना? आखिर ऐसा क्यों? यही सवाल हमें सीधे खुदीराम बोस के ऐतिहासिक केस की गहराइयों में ले जाता है, जहां एक बालिया बयान मतलब कन्फेशन कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही पेचीदा कानूनी लड़ाई की बस शुरुआत थी। तो आज हम सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं पलट रहे हैं, बल्कि भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक खुदीराम बोस पर चले मुकदमे को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बम धमाके की नहीं है। ये कहानी है सबूतों की, कानूनी दांवपेच की और इस सवाल की कि न्याय आखिर होता क्या है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम इस पूरे मामले को कैसे समझेंगे। हम शुरू करेंगे उनके मिशन की वजह से, फिर चलेंगे उस रात के बमबारी पर जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसिक्यूशन ने क्या सबूत पेश किए, कोर्ट में क्या जबरदस्त कानूनी बहस हुई और फिर अदालत का आखिरी फैसला क्या था और खुदीराम की विरासत आज भी क्यों जिंदा है। तो कहानी शुरू होती है ब्रिटिश भारत के उस दौर से जब हवा में क्रांति की आग जल रही थी। कलकत्ता का एक मजिस्ट्रेट था डगलस किंग्सफोर्ड। ये भारतीय क्रांतिकारियों को बेहद क्रूर सजाएं देने के लिए जाना जाता था। उसकी इसी क्रूरता की वजह से एक क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और इसी आग में कूद पड़े एक नौजवान खुदीराम बोस। सोचिए जरा, सिर्फ 15 साल की उम्र में जब वो ब्रिटिश राज के खिलाफ पर्चे बांटते हुए पहली बार पकड़े गए, उनका ये जुनून उन्हें अनुशीलन समिति तक ले आया, जहां उन्होंने सिर्फ बम बनाना ही नहीं सीखा, बल्कि देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दांव पर लगाने की कसम भी खाई। और अब आते हैं हम उस घटना पर जिसने इस पूरे मामले को जन्म दिया। वो थी किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश। इस मिशन के लिए खुदीराम और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी को मुजफ्फरपुर भेजा गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी और दुखद गलती हो गई। किंग्सफोर्ड की बग्घी के धोखे में बम एक दूसरी बग्घी पर फेंक दिया गया। किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन उस हमले में 2 बेगुनाह ब्रिटिश महिलाएं मारी गईं। एक छोटी सी गलती ने एक राजनीतिक हत्या के प्लान को 2 आम नागरिकों की हत्या के मामले में बदल दिया और यहीं से केस का रुख हमेशा के लिए बदल गया। इस धमाके के बाद पुलिस ने जमीन आसमान एक कर दिया। अब हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने खुदीराम और उनके साथी के खिलाफ एक एक करके सबूतों की एक मजबूत चेन तैयार की। बमबारी के बाद के कुछ घंटे किसी फिल्म की कहानी जैसे थे। खुदीराम और प्रफुल्ल अलग अलग दिशाओं में भागे। खुदीराम लगभग 25 मील पैदल चले, लेकिन वेनी स्टेशन पर उनकी हालत देखकर पुलिस को शक हो गया और वो पकड़े गए। दूसरी तरफ प्रफुल्ल चाकी जब मुकामा घाट स्टेशन पर पुलिस से घिर गए, तो उन्होंने अंग्रेजों के हाथ आने से बेहतर मौत को समझा और खुद को गोली मार ली। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है, प्रोसिक्यूशन सिर्फ खुदीराम के कन्फेशन पर निर्भर नहीं था। उनके पास बहुत सारे फिजिकल सबूत थे। देखिए, घटनास्थल पर मिले जूते जो खुदीराम के पैरों में बिल्कुल फिट आए, उनके पास से मिली 2 रिवॉल्वर, गोलियां, पैसे और यहाँ तक कि एक रेलवे का नक्शा। हर एक चीज सीधे सीधे उन्हें इस अपराध से जोड़ रही थी। तो सेशन कोर्ट ने तो खुदीराम को मौत की सजा सुना दी, लेकिन असली कानूनी ड्रामा तो अभी शुरू होना था, कलकत्ता हाई कोर्ट में। और यही इस केस का सबसे पेचीदा मोड़ था। देखिए यहाँ केस कैसे एक बिल्कुल नया मोड़ लेता है। खुदीराम के वकील नरेंद्र कुमार बसु ने ये नहीं कहा कि खुदीराम ने ये नहीं किया, नहीं, उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट चाल चली। उन्होंने प्रोसिक्यूशन के सबसे बड़े सबूत यानी खुदीराम के कन्फेशन की कानूनी वैधता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उनका तर्क था कि ये कन्फेशन ही कानूनन अवैध है। तो बचाव पक्ष ने 3 बड़े सवाल उठाए। बयान बंगाली की जगह अंग्रेजी में क्यों लिखा गया? क्या ये साबित हुआ कि बयान बिना किसी दबाव के दिया गया था? और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में जो गलतियां हुई, उनका क्या? लेकिन हाई कोर्ट ने इन सभी तर्कों को एक एक करके खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि ये छोटी मोटी प्रोसीजरल गलतियां हैं जिनसे केस की सच्चाई नहीं बदल जाती। तो जब ये टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स काम नहीं आए, तो सारा मामला आकर टिक गया कानून की व्याख्या पर। और यहाँ अदालत ने इंडियन पीनल कोड के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन के आधार पर अपना आखिरी फैसला सुनाया। पहला था सेक्शन 302 यानी हत्या का मामला। कोर्ट के लिए ये बिल्कुल सीधा था। बम फेंकने का इरादा साफ तौर पर जान लेना ही था। निशाना कोई भी हो, अगर इरादा मारने का था तो ये हत्या ही है। और अब आते हैं इस केस के सबसे अहम कानूनी पहलू पर।
सेक्शन 34 यानी कॉमन इंटेंशन या साझा इरादा। ये कानून कहता है कि अगर 2 या ज्यादा लोग मिलकर कोई अपराध करने जाते हैं तो वो सब बराबर के दोषी माने जाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी एक्शन किसने लिया। कोर्ट के फैसले का ये हिस्सा सब कुछ साफ कर देता है। कोर्ट ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बम खुदीराम ने फेंका था या प्रफुल्ल चाकी ने, चूंकि दोनों का इरादा एक ही था, हत्या करना। इसलिए कानून की नजर में दोनों ही हत्या के बराबर के दोषी हैं। कानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी थी, फैसला सुना दिया गया था, खुदीराम को मौत की सजा हुई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अदालत के बाहर एक और अदालत होती है, वो है इतिहास की अदालत। सिर्फ 18 साल, बस इतनी सी उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और उनकी इसी शहादत ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। कोर्ट की नज़र में वो दोषी थे, लेकिन आम जनता की नज़र में वो एक हीरो थे, एक शहीद थे। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उमड़ी। उन पर लोकगीत लिखे गए, जैसे एक बार विदाई दे माँ, जो आज भी बंगाल में उनकी बहादुरी की याद दिलाता है। और आखिर में खुदीराम बोस का ये मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कानून और क्रांति आमने सामने होते हैं तो आखिरी फैसला कौन लिखता है? अदालत की किताबें या फिर आने वाली पीढ़ियां और इतिहास? इस केस में अदालत का फैसला एक था और इतिहास का फैसला कुछ और। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना